खंडेलवाल सर, द्विवेदी सर, के.एम. जैन साहब, भास्कर प्रभु जी एंड राहुल सिंह सर। सर मेरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न है कि NH 419 से सटे हुए 3 किलोमीटर तक एक PCC रोड बनाई गई, लेकिन ये प्रश्न मेरा जो है उसमें ये है कि इसमें हैंडओवर का नियम क्या है। PCC रोड 3 किलोमीटर तक की बनी है, वह 1.75 करोड़ की प्राकृतिक राशि थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर 6.5 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि बाद में इन्होंने उस PCC रोड में फुटपाथ अटैच कर दिया, लाइट पोस्ट अटैच कर दिया, और अभी बीच में बहुत सारा कार्य बाकी है। जैसे बीच में कहीं से बड़ा नाला पार कर रहा है, इन्होंने उसको कंप्लीट भी नहीं किया है। इस साइड PCC रोड है, इस साइड PCC रोड है। क्योंकि सर मैं वेस्ट बंगाल के ऐसे एरिया में हूँ जो झारखंड और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। जामताड़ा आप सुने होंगे सर, जामताड़ा जिला हमसे सटा हुआ है, जो कि साइबर क्राइम के लिए फेमस है। तो बहुत फेमस हो गया है, इनफेमस। जी हाँ सर, तो ये हमारे से सटा हुआ है। हम लोग भी सर डरते हैं। मैं वैसे लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन सर मैं 2008 से RTI एक्टिविस्ट हूँ। 2008 रहा हूँ और मेरे RTI लग चुके हैं सर। तो मेरा ये कहना है सर, हैंडओवर का नियम बताया जाए। और श्री राहुल सिंह सर ने जो पूछा था, तो NABL से संबंधित जो बताया गया था कि ग्राम पंचायत के लिए, रूरल डिपार्टमेंट के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो है वो बता देंगे, PWD के जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बता देंगे, लेकिन स्टेट हाईवेज, NHAI और इस तरह का NAC नोटिफाइड एरिया कमिटी में जो है, नोटिफाइड एरिया कमिटी के टेस्टिंग एजेंसी कौन सी है और हैंडओवर का नियम, ये 2 चीजें मुझे बताई जाए। मुझे लगता है कि हर एक स्टेट का एक फेडरल सिस्टम में अपनी अपनी एक प्रोविजंस रहती है। आपने जो प्रश्न पूछा है, राहुल सिंह जी मध्य प्रदेश से हैं और बाकी के अलग अलग स्टेट से हैं, वेस्ट बंगाल के इधर कोई नहीं, आप हैं, तो आपको वो स्टेट से ही जानकारी लेनी पड़ेगी कि हैंडओवर सिस्टम क्या है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। आपने अभी इतनी बात बताई, आपके पास अब तक क्या क्या डॉक्यूमेंट है? सर सबसे मैं ये जो मामला मैंने उठाया सर, ये मामला मैंने मैं आपसे, हाँ बताइए। मैं वही बता रहा हूँ, ये जो मामला मैंने उठाया है सर, ये मामला चूंकि मैं एकदम बॉर्डर पे हूँ, इस साइड मैं हूँ, इस साइड झारखंड है, जामताड़ा। तो झारखंड में तो सर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही नहीं, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर, ज्यादा मैं बहस, मैं पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें। आपके पास उस रोड के बारे में आपके पास अभी क्या जानकारी? कोई जानकारी नहीं मुहैया कराई गई। एक मिनट, तो वो आपके पास कुछ भी जानकारी नहीं है, हम दूसरे स्टेट से हैं, आपको क्या बताएंगे हम? नहीं सर, मुझे हैंडओवर के नियम नहीं सुनिए, मैं आपको मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने अभी मैं सभी को इधर यही बात कह रहा हूँ, आपको कुछ करना है, आप RTI एक्टिविस्ट हैं, आपको कुछ करना है तो आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मेरे मित्र हैं, हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में वो RTI एक्टिविस्ट बनना है। मैं तो कहता हूं कि उनको भी बोल रहा हूं कि RTI मत डालो, क्योंकि RTI डालने के बाद में उनकी मर्डर हो जाती है। अभी हमारे 4 मित्र हैं, उनके सर 4 से 5 बार मेरे घर पे बम से अटैक हो चुका है सर। नहीं वो, अरे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ना, ये आप ये बोल के भी कुछ होगा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, जब तक आप खुद वो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल नहीं लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना हैंडओवर सिस्टम क्या है, वो क्या सिस्टम है। हेलो, जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई भी बता नहीं पाएंगे। अगर समझो राहुल जी ने भी बताया कि आपको हैंडओवर सिस्टम ये है, तो आप क्या आप नहीं ले पाएंगे, तो फिर ये बताकर मतलब भास्कर प्रभु सर, हमारे बीच में के.एम. जैन सर वापस आ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे इस विषय में मार्गदर्शन चाहूंगा कि चूंकि ये रोड का मामला है, तो शायद कुछ अनुभव आप इस विषय में रखते हैं NHAI और स्टेट हाईवे के बारे में। प्रश्न को दोहराऊं? नहीं, सुन लिए हैं, के.एम. जैन सर जुड़े हुए थे। हेलो, जी सर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ये बताया कि हैंडओवर किस विभाग को होना चाहिए था?
अगर एनएससी ने बनाया है तो किस विभाग को देना है उनको वापस? एनएससी ने जो सर पट्टा लगा दिया कि इस रोड को पब्लिक के लिए जारी किया जाता है, तो उन्होंने किसी को तो हैंडओवर किया, जबकि कार्य अभी अधूरा है। नहीं, बनाया किसने? एनएससी ने बनाया है सर। तो एनएससी मालिक हुई ना उसकी, हैंडओवर किसको करेगा? वो किसी को नहीं करेगा। जब एनएससी ने बनाया तो वो उसकी मालिक हुई। कॉन्ट्रैक्टर हैंडओवर करता है, उसको ये बोलना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर ने हैंडओवर कर दिया, डिपार्टमेंट ने हैंडओवर ले लिया, लेकिन वो चीज बता रहे हैं वो जो सर शिलापट मंत्री महोदय आकर के शिलान्यास किए, तो वो हैंडओवर तो तभी माना गया ना सर, और उसके बाद अभी रोड आधा अधूरा ही है। कोई गरज नहीं है, नॉट नेसेसरी। एक्चुअली आपको पूरी जानकारी निकालनी पड़ेगी, उसकी कितने की सड़क थी, क्या काम करना था, इसके बिना कैसे? मैं तो पहले से वही कह रहा हूँ, जब तक ये जानकारी कोई निकालेंगे नहीं तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो मेरा एक प्रश्न था, इसका टेंडर डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा उसमें मेरे ख्याल से। मांग चुका हूं सर, काफी समय हो गया, अभी प्रथम अपीली अधिकारी के पास अपील किया गया है, लेकिन अभी कुछ दिया नहीं। जी जी ठीक है, आप अपना आरटीआई की तो खैर झारखंड में बुरी स्थिति है, आपने बार बार बताया है, हम सब मिलकर के उसके लिए प्रयास करेंगे। और आप एक मेरा भी सवाल था द्विवेदी सर। हमारे एमपी में भी बहुत बुरी स्थिति है, बस कुछ जगहों को और कुछ अपवादों को छोड़ करके, तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में ही आरटीआई की बुरी स्थिति है। हम सिर्फ एक लाइन और कहना चाहूंगा, 2008 से जो मैं देखता आ रहा हूं, अगर आज हमारी बुरी स्थिति है तो इसके लिए कुछ न कुछ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी दायित्व लेना चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे मामले में 4-3 साल बाद डेट आता है और पीआईओ को कुछ नहीं किया जाता है, एक सिंपल कहा जाता है दोबारा आप ये न करें, जानकारी उपलब्ध करा दें। इन पर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ओनली देन इट इज पॉसिबल। इन्हीं के अंदर तो आरटीआई का भय समाप्त हो गया है। अवतार जी बिल्कुल, इसके लिए तो हम निरंतर प्रयास करेंगे, हमारा लोगों का डेली का ही चर्चा रहता है। अवतार सिंह पनवार जी क्या पूछना चाह रहे हैं, शॉर्ट में पूछिए। इंदौर से बात कर रहा था सर। मेरा प्रश्न ये था कि हमारे गांव में ही एक एमपीआरडीसी की रोड निकली है, जिसपे उन्होंने बहुत सारे पेड़ भी काटे हैं। तो मेरा आप सभी से यही है कि मुझे अगर आरटीआई लगानी है, उस पेड़ के बारे में जानकारी लेने की, उन्होंने कितने पेड़ काटे और उस एवज में कितने लगाए, और उन्होंने जो गांव है जहाँ पे आबादी एरिया है वहाँ पे कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की है। तो उस संबंध में मैं उनसे जानकारी जानना चाहता हूँ कि ड्रेनेज के संबंध में उनकी क्या वो रहती है। मैं ये कहता हूँ कि आपने जो पेड़ के बारे में जो बताया है, तो वो रोड बनते समय ही उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि किसके लिए कितने पेड़ काटने चाहिए। और गांव में तब जो है ड्रेनेज सिस्टम नहीं हो सकती है, सेप्टिक टैंक की सिस्टम होती है। तो आपको सेप्टिक टैंक्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा। अभी आज मैं एक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, अभी मुंबई के नजदीकी पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो इधर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन का सिर्फ है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अभी कॉर्पोरेशन बन गई है, तो उधर सभी के वहाँ सेप्टिक टैंक सिर्फ है, तो आपको सेप्टिक टैंक्स बना के लेने पड़ेंगे, सेप्टिक टैंक क्लियरेंस का आपको लेना पड़ेगा। तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग सिस्टम है। हाँ, सेप्टिक टैंक बनाने का प्रावधान और सेप्टिक टैंक बनाने कौन बनाएगा? ये जो जिसका डिपार्टमेंट, हाँ नहीं, जिसका बंगला है, जिसका घर है, वही बनाएगा। और निकालने की रोड के एज पे आप बोल रहे हैं ड्रेनेज बनाने के लिए, रोड के किनारे जो स्टॉर्म जहाँ पे जो आबादी एरिया है, जहाँ पे विलेज है, सपोज वहाँ पे आबादी वो सिर्फ स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं बनेगी, ज्यादा से ज्यादा स्टॉर्म वाटर ड्रेन बन सकेंगे और कुछ नहीं बन सकेगा। क्योंकि हर एक जो देखिए, हर एक के लिए एक स्टैंडर्ड्स है, एक मेट्रो सिटी के लिए एक स्टैंडर्ड है, एक टाउन नंबर 2 के लिए स्टैंडर्ड है, टाउन नंबर 1 के लिए स्टैंडर्ड है, ग्राम पंचायत के लिए एक स्टैंडर्ड है। तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब में ही सब कुछ बना जाता है। उसके आप अगर एक बोलेगे ड्रेनेज चाहिए तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो विलेज रोड पे गांव को क्रॉस करने में ड्रेनेज तो बनाते हैं एमपीआरडीसी ने। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अरे आप हर एक के लिए एक सिस्टम नहीं बनता है। मैं अभी समझो जिस जगह में एक 500 का गांव, 500 लोक संख्या की गांव है, उधर बनेगा ही नहीं, आप चाहे कुछ भी करो। देयर आर सम स्टैंडर्ड्स लेड डाउन, सो दो स्टैंडर्ड्स यू शुड नो, उसके बाद आप अगर डिमांड कर पाएंगे, ऐसा मेरा कहना है जी। क्योंकि हमारे इधर से 2 सड़कें निकली है, एमपीआरडीसी द्वारा 2 अलग अलग रूट बनाए गए,
तो एक रूट पे उन्होंने आप जो हमको पूछ रहे हैं ना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग इन अ वेरी वेरिएंट वे। अंडरस्टैंड दैट कि हर एक टाउन के लिए, हर एक टाउन देयर आर स्टैंडर्ड्स ले टाउन, तो आप स्टैंडर्ड्स ले लो। आप बना क्यों नहीं रहे, वो ये बनाने का कोई प्रावधान है क्या, ये पूछिए। अगर प्रावधान है तो आप बना के लिए, प्रावधान ही नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे? तो मैं वही जानना चाहता था कि अगर मैं उनको जानना मेरे को कि इससे संबंधित प्रावधान है तो मैं किस तरीके से उसका आरटीआई का जवाब देता हूं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, उसकी डीपीआर मांगे आप, डीपीआर। हाँ, आप टोटल डीपीआर पूछिए, या वो सब आप डिटेल पूछना चाहिए। उसके बाद में ये कोई आपने सोचा और 30 दिन में इसका सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? आपको सीरीज ऑफ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, आपको शायद 1-2 साल करना पड़ेगा मेहनत इस चीज के लिए। अच्छा जी, अब एक प्रश्न इनका विनोद गौतम का था। विनोद गौतम, आप अपनी पीडब्ल्यूडी सड़क के विषय में कुछ जानकारी देना चाह रहे थे, आप बताएं। जी सर, हमारे बीच नमस्कार। में हैं, आप बताते हैं। विनोद गौतम बोल रहा हूँ रीवा से। जी नमस्कार। मेरे यहाँ सर एक पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, टिकुरी 37 से खराना बाया गंगे मार्ग, जो 2008 में इसमें मतलब शिवराज सिंह जी ने मनगवा में उनका कार्यक्रम था, उन्होंने अनाउंस किया था और बाकायदे उसका पूरा एस्टिमेट जारी हुआ था, टेंडर भी हुआ था और काम भी शुरू हुआ था। और उसमें काम शुरू होने के बाद गंगेऊ से करीब 700 मीटर पहले जिनकी जमीन है, उन्होंने उस सड़क को मतलब वहां पे जिनकी पर्सनली उनकी जमीन थी, उन्होंने रोक दिया। और उनको रोकने के बाद मतलब ठेकेदार ने पूरा काम बंद कर दिया। पूरा काम मतलब एक भी काम कहना चाहिए कि मिट्टी के अलावा कहीं कोई काम नहीं हुआ। और इसके बाद हम तो, हमारी उम्र कुछ छोटी थी, 2008 की बात थी, तो इतना ज्यादा कुछ समाज के बारे में था नहीं अपना। तो जब हमने अभी दो सालों से शिवानंद जी के साथ जब हमारा थोड़ा संपर्क हुआ, तो हम तो उसको जानने के बारे में इच्छुक हुए। तो हमें पता चला और हमने सीएम हेल्पलाइन की मध्य प्रदेश शासन की, तो उसमें करीब हमें 6 महीने लग गए उसमें जांच, मतलब ये बताया जाए कि ये रोड किस विभाग की है। 6 महीने के बाद हमें पता चला कि ये पीडब्ल्यूडी की रोड है। और उसमें जब हमने आरटीआई लगाई तो उस आरटीआई में पता चला कि 1,36,00,000 रुपए नाबार्ड योजना के तहत जारी हुए थे। और उसमें आरटीआई में हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें बताया गया कि मात्र 11 लाख रुपए का काम हुआ है। लेकिन जब हमने आरटीआई के तहत डॉक्यूमेंट्स जो निकलवाए तो उसमें 11 लाख बता रहे हैं, लेकिन उसमें विभाग से ऑडिट जो हुई थी, विभाग से ऑडिट में सर उसमें तृतीय चलित भुगतान भी बताया गया था। तो जब कोई काम नहीं हुआ है तो उसकी ऑडिट हुई तो तृतीय चलित भुगतान होने का कहाँ सवाल आ गया। और आज स्थिति ऐसी है कि अब क्या बताएं, शिवानंद जी तो हमारे साथ रहते हैं, देख चुके हैं, उनके मार्गदर्शन में हम जो कुछ भी आगे पीछे कर रहे हैं अपने लिए या गाँव वालों के लिए, तो क्या करें सर? आपको शिवानंद जी बहुत बेहतर बताएंगे इस चीज के बारे में। नहीं, वो तो मार्गदर्शन कर ही रहे हैं सर, उसमें सिर्फ बात ही नहीं, हमारे जैन साहब हमारे बीच में जुड़े थे, तो पीडब्ल्यूडी का मामला बेसिकली था। और 1,36,00,000 रुपए 2008 में सैंक्शन होने के बाद में 3 तृतीय चलित ऑडिट इसका हो चुका है। तो अब ये सवाल ये था कि ये पैसा आखिर इतना बीच में किस चीज के लिए ऑडिट हो रहा था, कहाँ से पेमेंट हो रहा था, और वहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ है, कुछ पुणे बस बनी हुई है। तो पीडब्ल्यूडी के कामों पे अक्सर प्रश्न उठता रहता है। तो अब जैन साहब हैं तो थोड़ा सा शायद इसका इसमें आप कोई जवाब दे पाएंगे। इसमें आप आरटीआई के अंतर्गत बिल की कॉपी मांगिए कि क्या काम हुआ है। बिल की कॉपी रहती है, वो बिल की कॉपी से जो हमें दी है 57 पन्ने का पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया है। 57 पन्ने में हमारे काम के मुश्किल से 20 पन्ने हैं। नहीं, बिल की कॉपी 57 का नहीं, बिल की कॉपी 5 पेज की रहती है, 5-6 पेज की बिल की कॉपी लो। बिल में क्या भुगतान हुआ है ये मालूम पड़ जाएगा। पेमेंट तो बिल से ही होता है, बिना बिल से तो पेमेंट होता नहीं। बिल की कॉपी मांगी आप तो बिल से मालूम पड़ जाएगा कि क्या पेमेंट हुआ, किस काम का पेमेंट हुआ, वो क्लियर है। बिना बिल के कोई पेमेंट होता ही नहीं है, और बिल से क्लियर मालूम पड़ जाएगा कि क्या पेमेंट। नहीं तो सर उसमें मान लीजिए ठीक है बिल उन्होंने दिए, लेकिन जैसे उन्होंने ये जो ऑडिट उसमें उन्होंने बाकायदे मतलब मनगमा के लिए जारी किया है, उपयंत्री को लेकर है, उसमें ऑडिट के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपके द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर से सर्वे और न होने के कारण आपका तृतीय चलित भुगतान नहीं किया जा सकता। तो जब तक रोड का कोई काम नहीं हुआ है तो तृतीय चलित भुगतान का सवाल कहाँ उठता है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। वो काम उसका बिल निकाला ना, उस बिल में उसने क्या काम लिखा है ये मालूम पड़ेगा।
तो काम हुआ। मैं कहता हूँ जैन साहब, देखिए विनोद जी, जो यहाँ पे अब जैन साहब ने बात बताई है, बिल बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैन साहब जो कह रहे हैं एकदम सही बात है। देखिए, सैंक्शनड अमाउंट एक होता है और यूटिलाइज्ड अमाउंट एक होता है और पेमेंट पेड अमाउंट एक होता है। आप ये इसलिए तो मैं कहता हूँ आपको अभी सिंपल देखिए, मैं एग्जांपल इनका ही लेता हूँ विनोद जी का। आपके पास 57 पेज आ गए हैं। अभी वो 57 पेज में आपको क्या जरूरत है, 20 पेज हैं करके बोलते हैं। लेकिन जैन साहब ने एकदम बात सही कही कि आपके यहाँ जब तक बिल की कॉपी नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे कि कितने पैसे दिए गए। देखो, रोड के लिए बजटिंग अमाउंट किया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह में बजटेड अमाउंट पूरा यूज हुआ है, लेकिन कुछ जगह में बजट भी होता है, यूज भी होता है, लेकिन रोड नहीं होते हैं। वैसे महाराष्ट्र में बहुत जगह में, नहीं एक मिनट जरा सुनिए, वैसे महाराष्ट्र में भी बहुत जगह में हुआ है, सोशल ऑडिट से पता चला है, राजस्थान में भी पता चला है, बहुत जगह में पता चला है। तो ये जब तक ये आप जागरूक नहीं होंगे, या अभी सैंक्शन इतना क्यों किया गया है, वो किया आप इतना देखना चाहिए कि उस ढंग का काम पूरा होता है कि नहीं, या अगर पैसे दिए गए हैं तो कितने पैसे दिए गए, वो बिल की कॉपी आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत मैं चाहता हूं, मैंने चैट में मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने वो ट्रेंच गाइडलाइंस मैंने वो चैट बॉक्स में डाला था, मिल गए क्या सभी को? मिल गया सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। शिवानंद जी, मुझे लगता है उनका नेटवर्क इशू हुआ है किसी हाँ जी, हाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। हाँ पूछिए। हमारे साथ में वो मनोज जी कामरा जुड़े हैं। हाँ स्वागत है मनोज जी का स्वागत है। मनोज जी कामरा बीकानेर से। जी उनको आप इनवाइट करें और उनको इंट्रोड्यूस करें आप। मनोज जी कामरा बीकानेर से है और इंजीनियरिंग की हुई है और नेशनल हाईवे पे और काफी रोड्स के इन्होंने अच्छा काम किया है। मतलब मोड़ कितने कर्व होने चाहिए और क्या होना चाहिए, और काफी अब बाकी का मनोज जी बताएंगे। मनोज जी आप बताइए सबको अपने बारे में। मनोज जी। हाँ धन्यवाद। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ सब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी मनोज जी आ रही है आपकी आवाज जी। हाँ जी मनोज कामरा जी नमस्ते, मैं प्रभु बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी, मैंने आपको भी चैट किया एक प्रश्न तो। थैंक यू। ये मेरे अच्छे मित्र हैं मनोज कामरा जी, बहुत पहले से, समझो कि 2010 से हम जानते हैं एक दूसरे को। ये भी काफी पुराने हैं सर, आपके बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है आप कैरी ऑन। हाँ तो हमारा तो वीरेश बेलूर साहब भी थे ना सब। 2005 में RT एक्ट जब लगा था, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सब डिस्कस करते थे। शिवानंद जी हमारे को जोड़ के रखे हुए हैं सबको। शिवानंद जी तो सर ठीक है, कैरी ऑन कीजिए। मनोज कामरा जी आपको जो बताना है बता दीजिए। हाँ भास्कर जी, पहले तो सबसे पहले आप ही दो, मैं तो इसका थोड़ा सा रिप्लाई फिर आगे बढ़े हम। हाँ बताइए। कोई ऐसी मतलब हमारे यहाँ क्या है कि जो रोड जो बनती है ना, अब मैं काफी चर्चा सुनी है जैन साहब, चीफ इंजीनियर साहब, एक्सपर्ट से बहुत अच्छा हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिली। मेरे को बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मेरे तो छोटे से 2-3% हैं बस। मैं तो देख रहा हूँ कि उन पे मैं अपनी तरफ से RTI भी लगा रहा हूँ, मैं 1-2 साल से कोशिश भी कर रहा हूँ। सिंपल सी चीजें हैं। पूरे भारत के अंदर नेशनल हाईवे की लिस्ट वो मुझे नहीं मिल पाई है। पूरा साल लगा दिया मैंने। नेशनल हाईवे की लिस्ट है, ये भी अपने आप में एक टॉप सीक्रेट है। आपके मध्य प्रदेश में ये कमिश्नर साहब तो शायद अभी उठ के चले गए शायद, है ना? अभी उनका चैटिंग में आया उनका, नहीं तो वो होते तो उनसे मैं निवेदन करता। वैसे द्विवेदी जी बैठे हैं, शिवानंद जी बैठे हैं, मैं तो उनसे भी कहूंगा कि
आपके मध्य प्रदेश से स्टार्ट कर लीजिए, आप महाराष्ट्र से, आप अपने यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एनएच जो है ना, नेशनल हाईवेज, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ ओनली 2% लेंथ जो है ना वो नेशनल हाईवेज की है, लेकिन एक्सीडेंट फैटलिटी के अंदर इसका योगदान है वो 30 से 40% है। 30 to 40% जो है ना डेथ्स वगैरह नेशनल हाईवे पे होती हैं, और लेंथ सिर्फ 2% है पूरे पूरे नेटवर्क की, रोड नेटवर्क की। तो अपने इतनी सारी डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से रोड को अपन अगर किसी उस पर पर्टिकुलर करते ना, नेशनल हाईवे डिस्कस करते, एसएच पे करते, कोई रोड पे करते, तो शायद और स्पेसिफिक डिस्कशन हो जाता अपना। खैर एनीवे, अभी मैं तो एनएच पे ही मैं तो अपना को फोकस कर रखा है। एनएच में भी देखो, इसमें 2 तरह के एनएच हैं, ये तो आप भास्कर जी आप इससे परिचित होंगे। एनएच जो है ना, एक तो एनएचआई के अंडर में है डायरेक्ट, नहीं सब कुछ है। मैं क्या कहता हूँ मनोज जी कि हाँ, आप सुन रहे हैं, एनएच एक तो एनएच वो हैं जो एनएचआई के अंडर में डायरेक्ट हैं, और दूसरे एनएच वो हैं जो स्टेट पीडब्ल्यूडी के थ्रू काम हो रहे हैं। दो तरह के एनएच, जो स्टेट पीडब्ल्यूडी के थ्रू हो रहे हैं ना, एनएच का काम हो रहा है, उसका तो मतलब वो फुटबॉल हो जाता है, फुटबॉल बन जाता है आरटीआई हमारा जो है ना, वो आरओ ऑफिस मोर्थ को लगाते हैं, वो उसको पीडब्ल्यूडी भेजता है, पीडब्ल्यूडी फिर वापस उसको भेजता है कि साहब ये जानकारी आपके पास है। मतलब पूरा साल निकल रहा है। आपका अनुभव क्या रहा होगा, आप भी कुछ शेयर करें इस बारे में, है ना भास्कर जी। देखो मैं तो हाईवेज के ऊपर बहुत कम काम किया हूँ, और दूसरी जो बात है, लोगों ने मनोज जी जब आप कहते हैं कि डिस्कशन इस चीज़ पे होना चाहिए या उस चीज़ पे होना चाहिए, सभी आरटीआई एक्टिविस्ट अपने अपने इसमें ही काम कर रहे हैं, और वो बहुत सही है। क्योंकि जैसे मेरा तो फोकस रहता है कि सोशल ऑडिट के बारे में बोल रहा हूँ, दूसरा फोकस रहता है कि कमीशन कैसे कंडक्ट करना चाहिए, इसमें फोकस रहता है। तो अगर मुझे आप दूसरे कुछ बोलेंगे तो मैं नहीं करूँगा। तो जिसको जो चीज़ इंटरेस्ट रहती है वो चीज़ इंटरेस्ट में उन्होंने आगे लेके जाना चाहिए, और उस चीज़ के बारे में जानकारी आप अलग ढंग से लेना चाहिए। अगर आप मुझे बताओगे, एक मिनट जरा, आप मुझे बताओगे कि नेशनल हाईवे में आपने देखना चाहिए, तो मैं नहीं देखूंगा। मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा मनोज कमरा जी क्यों आप इसके पीछे पड़ रहे हो, आप सेक्शन 19(8)(b)(1) देखो, क्योंकि मेरा वो दायरा बढ़ता है। मैं बोलूंगा कि नहीं, कमीशन ने काम ऐसे ढंग का होना चाहिए, ये मैं फोकस करता हूँ। तो हर एक एक्टिविस्ट जो है अपने अपने ढंग का, अपने अपने टेस्ट के हिसाब में वो काम करता है। मनोज कमरा जी का टेस्ट मुझे नहीं लगेगा अच्छा, मेरा टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हर एक जो जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अपने अपने ढंग से जो कर रहे हैं, वो सभी ने खुश होना चाहिए, और उसको अपनी इश्यूज हम कैसे आगे बढ़ लेके जाना चाहिए उतना ही हम सोचना चाहिए। ऐसा मेरा सुझाव है। तो आपने नेशनल हाईवेज के बारे में जानकारी ली है, तो स्टेट के पास मिलना ही चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास आपको मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो उसके बारे में जून्स करना चाहिए। आई थिंक नेशनल हाईवे अथॉरिटी शुड कम अंडर सेंट्रल कमीशन। आप पीछे करके कर सकते हैं। और बिल्कुल भास्कर प्रभु सर, और दूसरा जो है कि स्टेट के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज आते हैं तो स्टेट के पास कभी रहता है कभी नहीं रहता है। देखिए रिकॉर्ड जो आपके जो दिल में है उस ढंग से रिकॉर्ड होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर रिकॉर्ड बहुत जरूरी है, ऐसे अगर आपको लगता है तो आपको पीआईओ से एप्लीकेशन करो, फर्स्ट अपील करो, बाद में सेकंड अपील जाओ, और कमीशन को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई ऐसे रिकॉर्ड सेक्शन 4 में पब्लिश होना चाहिए करके आपको कन्विंस करना पड़ेगा। फिर अगर समझो कमीशन ने ऑर्डर दी कि सेक्शन 19(8)(a)(1) के तहत डायरेक्टिव्स दिए, रिकमेंडेटरी ने, आई एम टेलिंग डायरेक्टिव्स अगर दिए, तो वो इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए या नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने करना चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि तुम कैसे आर्ग्यू करोगे, और ये नेशनल हाईवे की लिस्ट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट में होना चाहिए करके जैसे आर्ग्यूमेंट आप करोगे उसके ऊपर डिपेंड होगा। लेनी पड़ेगी। सर आप बात समझे नहीं मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल हाईवे मींस नॉट NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी तक जो कॉमन पर्सन है ना, कॉमन पीपल, वो सोचते हैं कि NH का मतलब NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट ट्रू। Agreed. There are half of national highways are under state priorities. Perfectly correct. But that is what I am telling you. तो ये जो है, ये दोनों भी जो है, आपको जब ये 2-3 जगह में आप आरटीआई एप्लीकेशन करोगे, और ये जब तक आप कमीशन तक निकलेगा नहीं, यानी समझो आपको ये टारगेट
कम से कम 2 साल का टारगेट लेना पड़ेगा मिनिमम, मैक्सिमम 4 ईयर्स। ये जब आपका दिमाग में आपको ले गए तो ये आपको सक्सेस होगा। तो ये जो है ना, जब आप मेजर इशू हम लोग लेते हैं ना, तो मेजर इशू लेते समय अपना हाथ में टारगेट रहना चाहिए, 3 साल का मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। अगर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर फास्ट है तो वो जल्दी आपका निकाल लग जाएगा, नहीं तो आपको वेट करते रहना पड़ेगा। या यू हैव टू नेटवर्क बोला तो आपके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास आपके पास ऐसे ऑफिसर्स रहना चाहिए जिसके साथ आप बैठ के बात कर सको, उनको कन्विंस कर सको कि भाई ये चीजें पब्लिश होनी चाहिए। ऐसे करके अगर आप कोशिश करोगे तो वो होगा। अभी ये प्रोसेस मैं करता हूँ, मैं ऑलवेज नेटवर्क करता हूँ। अभी आप मुंबई में कितने लोगों के पास ट्रेंच गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन मेरे पास है। मुंबई के अभी जो रिसेंटली 2018 में दूसरे ट्रेंच गाइडलाइंस लिखे, वो मेरे पास कॉपी ने, मैं अभी जिधर हूँ मैं उधर कॉपी रिट्राइव नहीं कर पाया, इसलिए मैंने दे पाया, तो वो मेरे पास है। तो ये आपके पास मैनुअल की जरूर रहना चाहिए। और ये कभी हो सकता है जब आप लोग नेटवर्क पब्लिक अथॉरिटी से करेंगे, जब आप एक स्तर के ऑफिसरों के साथ नेटवर्क करोगे। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए ये जो सामने वाला बैठा है ये भ्रष्टाचारी है, ये दिमाग में मत लाओ। वो अगर लाओगे उसके साथ आप हंस मिलजुल के बात नहीं कर पाओगे। ये तो आपको लेना है। मैं बोलता हूं अगर ढंग से आप करते हो ना तो बहुत से अधिकारी लोगों को, हम लोगों की जैसे आदमी लोगों की जरूर रहती है। रीजन क्या है, वो बोलते हैं कि वो बोलेंगे आप जब सवाल करते हो ना हमको और एक मजबूत हाथ मिल जाते हैं, तो हम ये you have to learn the art of involving yourself, you have to learn the art of mingling yourself, you have to learn the art of making friends for a cause। देखिए आप कॉज के लिए फ्रेंड रहना चाहिए। अपना कॉज क्या है? चलो अब भास्कर जी थोड़ा मैं अपना व्यू पूरा कंप्लीट कर लूं, थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट ना, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर रहा हूं सर। मैं डिस्कस कर रहा हूं। हां, मेरा बीच में थोड़ा सा आपने डिस्कस में लगे। ये नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे का जब बात कर रहे हैं आप सर, इसमें हर एक जो रोड होती है हर पे कलर मार्किंग की जाती है। नेशनल हाईवे पे आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है उसमें ब्लू और व्हाइट की, सॉरी येलो और व्हाइट की वो होती है, कोडिंग होती है। जो स्टेट की होती है उसमें ग्रीन और व्हाइट की होती है। वैसे रूरल जो पीएमजीएसवाई की रोड में उसमें आपको येलो कलर मिलेगा और व्हाइट कलर मिलेगा। जो डिस्ट्रिक्ट का होगा उसमें आपको ब्लैक और ब्लू कलर मिलेगा और व्हाइट कलर मिलेगा। तो ये तो सब मार्किंग की रहती है रोडों पे, इसमें अपन को जानने में कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होती है। सर जी मैं थोड़ा बात तो कंप्लीट कर लेता, मैं थोड़ा सा है ना शिवानंद जी, मैं थोड़ा बात कंप्लीट कर लेता। मैं सिर्फ 3-4 मिनट का है मेरा, तो ज्यादा आप अपनी बात पूरा करिए मनोज जी। बिल्कुल हाँ, ये बीच में आए थे कुछ वो मार्किंग के लिए कह रहे थे जो है ना उनकी, तो मैं थोड़ा क्या था 3-4 मिनट में, ज्यादा मैटर नहीं है मेरा, थोड़ा सा ही मैटर है मेरा। बोलिए। हाँ, एक तो ये है कि हमारे जो है ना अभी तक मैं जो है साल 1.5 साल से मैं इसके नेशनल हाईवे पे आरटीए लगा रहा हूँ। मैं तो तरस गया, भारत देश के अंदर ऐसा कोई नेशनल हाईवे जो ज्योमेट्रिकली डिजाइंड हो। हमारे जो है ना केएम जैन साहब सुबह से है ना शुरू से बता रहे हैं डिजाइन शब्द यूज कर रहे हैं, डिजाइंड रोड। कोई डिजाइन रोड इन्होंने 30-35 साल की उम्र में, हम तो सबसे मांग रहे हैं, हम तो आरटीए लगा के भी मांग रहे हैं कोई अच्छी रोड हो, ज्योमेट्रिकली सही बनी हुई, कोई एनएच हो तो हमें कृपया हमें भी बताओ। हम तो तरस गए पूरा गूगल मैप देख करके। हम तो मेरे पास तो टोटल इंडिया के अंदर ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ, मैं जो शेयर कर रहा हूँ 870 नेशनल हाईवे हैं आज एट प्रेजेंट, ये कहीं नहीं मिलेगा। मैं साल भर से आरटीए लगा चुका हूँ और मेरी आरटीए जो है ना सब जगह फॉरवर्ड होती रहती हैं। आरओ है ना, हर स्टेट के आरओ को फॉरवर्ड होती है, फिर वो बताते हैं आगे से आगे फॉरवर्ड होती रहती है, उनको सबको कंपाइल कर रहा हूँ। तो मैंने ये निकाला है ये सिर्फ 870 नेशनल हाईवे हैं इंडिया के अंदर अभी एट प्रेजेंट। तो सर जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसमें से जो डिजाइन जिसको कहते हैं डिजाइन, जो शब्द हमारे केएम जैन साहब बैठे होंगे शायद अभी इसमें हमारे। बोलिए आगे बोलिए। तो मैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीटिंग के बाद में या जब भी समय मिले मुझे, कोई मध्य प्रदेश की कोई सड़क या इन्होंने जो भी अपने सर्विस लाइफ में कभी देखी हो कोई अच्छी रोड, कोई ज्योमेट्रिकली सही डिजाइन रोड हो, कृपया हमें भी कुछ हमारा ज्ञानवर्धन करें हमारा। मैं तो मुझे मिल नहीं पाई थी। एनीवे चलो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। तो अभी तक सर जैन साहब कुछ बताना चाह रहे हैं जी। जैन साहब कुछ बताना चाह रहे हैं, बताएं। नेशनल हाईवे में जो ज्योमेट्रिक डिजाइन होती है, हाँ जी, वो बनाई जाती है और उसमें आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास सब डिजाइन मिल जाएगी। जो विभाग बना रहा है, पीडब्ल्यूडी या दूसरा कोई भी विभाग,
जो एनएच बना रहा है उसके पास वो डिजाइन रहती है। ऐसा है जैन साहब, आप और कहीं मांगे तो नहीं मिलेगी, सिर्फ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास मिलेगी। जैन साहब आप मेरी बात सुनिए। आज जो ना हमारे को आरटीआई की जरूरत नहीं है। गूगल मैप गूगल मैप में अपने आप उसकी सारी ज्योमेट्री जो है ना 1-1 फुट तक क्लियर है। हम घर बैठ के उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, जो रोड के जो टर्न्स है ना, जो मोड़ होते हैं ना, हाँ, ठीक है, उसकी रेडियस आपने कभी निकाली होगी, शायद आपने भी कुछ इस बारे में पढ़ा। हाँ, निकाली है। तो आपको कोई आपको लगी मध्य प्रदेश का कोई एनएच आपको ऐसा लगा जो ज्योमेट्रिकली सही हो, जिसमें उसकी रेडियस जो है ना 400 मीटर, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए कम से कम रेडियस कितनी होनी चाहिए, आप बताइए। आप सुनो मेरी बात। आप बताइए पहले मेरे को, पहले एक बात, आप जब डिजाइन की बात कर रहे हैं। नहीं मनोज जी बताता हूँ मैं बताऊँ। जैन साहब 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ। मनोज जी, ये जो मीटिंग है ये एक दूसरे को तपास करने के लिए मीटिंग नहीं है। नहीं सुनिए तो बताएं। भास्कर सर सुनिए, मनोज जी सवाल तो बनता है ना। जैन साहब आपको जवाब आपको दे रहे हैं। चीफ इंजीनियर है। नहीं सुनिए वो आईआईटी के ग्रेजुएट है, वो बताएंगे। बताइए। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में जो एनएच बने हुए हैं वो घाट पोर्शन छोड़ के सभी डिजाइन से बने हुए हैं, परफेक्ट डिजाइन है। घाट पोर्शनों में जहाँ संभव नहीं है, बहुत खाई है या बहुत हिल है, वहां छोड़ के डिजाइन से बने हुए हैं और डिजाइन अप्रूव होकर बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कैसे भी बना देंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि गूगल मैप में आप रेडियस नाप के निकालेंगे तो वो सही नहीं मिलेगा। एक्चुअल सिर्फ घाट पोर्शन जहाँ है, या कोई स्पेशल किसी रोड पर प्रॉब्लम है, वहां छोड़ के सब डिजाइन से ही बनते हैं। बिना डिजाइन क्यों बनेंगे? नहीं, कोई बात नहीं जैन साहब, आपकी बात बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा है, आपने मतलब जो है सारे अप्रूव किए। लेकिन मेरे पास सूची पड़ी है आपकी एनएचएआई के सारे जवाबों की सूची पड़ी है। वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे हैं डेफिशिएंट हैं कर्व्स। डिफिशिएंसी तो देखो, डिफिशिएंसी तो रहती है कई जगह। तो डिफिशिएंसी है तो उसके प्रोजेक्ट चलते हैं, ज्योमेट्रिक सुधार के काफी प्रोजेक्ट चलते हैं बाद में। जैसे किसी रोड पर नहीं है तो ज्योमेट्रिक सुधार के एस्टीमेट बनते हैं, सेंक्शन होते हैं, सुधार होता है। ये तो प्रक्रिया चलती। पहले शुरू में 40 किलोमीटर की स्पीड के रोड बने होंगे, फिर अब 100 हो गए, तो ज्योमेट्रिक सुधार तो करना पड़ेगा ना। वो एकदम थोड़ी होगा, धीरे धीरे होगा समय के साथ। मेरा इतना एक ही सुझाव है। अच्छा जैन साहब एक बात बताइए। मैं कहता हूँ, जब आपको किसी को अगर कोई कमियां दिखती है कोई काम में, अपना काम होता है कि उस कमियों को हम बताएं। हाँ। लेकिन ये जब तक ये कमियों को बताए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करे, या उस अथॉरिटी से हमने वो जानकारी लेनी चाहिए इस कमियों के बारे में, आप क्या आगे करेंगे या कैसे आप करेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जितने भी नेशनल हाईवेज बने हैं, जो जैन साहब ने जो कहे हैं, घाट पोर्शन में उस ढंग से नहीं बन पाते हैं क्योंकि उतना ढंग से। लेकिन बाकी के जगह में जितने भी नेशनल हाईवेज बनते हैं वो डिजाइन के हिसाब में ही बनते हैं और इंडियन रोड स्टैंडर्ड के हिसाब में ही बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। लेकिन बाद में जो प्रॉब्लम किधर आता है, जब मेंटेनेंस पार्ट आता है या टोल टैक्स दिया जाता है, लेकिन रोड विड्थ, रोड डिजाइन, सभी कुछ वो डिजाइन फैक्टर में। अब आपके पूना से 17 है, आप तो महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? मैं आपको आपका नेशनल हाईवे बताता हूँ। आप देखिए मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, जो फर्स्ट इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे, उधर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। वो डेफिनेटली एज पर टू द डिजाइन्स बने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन रोड का जो मेंटेनेंस जो रहता है, उधर ही खामियां होती हैं। विड्थ बराबर रहता है, सब कुछ बराबर रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। घाट के सेक्शन में वैसे ही कंप्लीट करके किया गया है। वो देखिए, जब इतना बड़ा काम होता है ना, जनरली में डिजाइन के हिसाब में बनते हैं। बाकी जो रहता है, जिधर नीचे स्तर के ऊपर जो समझो कि रोड मेंटेनेंस आ गया, रोड डांबरिंग आ गया, कंक्रीटाइजेशन आ गया, इधर ही सब कुछ आपको। लेकिन डिजाइन इज परफेक्टली डन एनीवेयर। लेकिन आपके महाराष्ट्र के जो है ना NH48 आपके महाराष्ट्र से निकल रहा है, बीच में से निकल रहा है NH48, है ना, दिल्ली टू चेन्नई, बेंगलोर, उसके सभी स्ट्रेचेस के मेरे पास सीडी आई हैं। आरटीए में सीडी मुझे मिली है आपके। और वो जो है राइटिंग में एडमिट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इसका ना टर्न्स को हमने अब आगे, क्योंकि 4 लेन टू 6 लेनिंग का वर्क चल रहा है ना आपके महाराष्ट्र में,
4 लेनिंग टू 6 लेनिंग, अग्रीड वो चेंज होते रहेंगे। तो उसके नहीं अब जो 4 लेनिंग टू 6 लेनिंग हो रहा है तो उसका रेडियस अब तो कम से कम रेडियस उसका इंप्रूव हो जाना चाहिए था ना। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो जो है जैसा है वैसे उसी को थोड़ा कर रहे हैं हम तो बस, और हम उसकी स्पीड भी। मेरा कहना क्या है कि whoever is interested in that issue he will take up the matter। अगर वो दूसरे लोग क्या कर सके, सो मनोज कामरा को अगर लगता है तो he has to go ahead with that। हाँ नहीं वो तो हाँ, जब आरटीआई की बात कर रहे हैं तो आरटीआई में जो राइटिंग में रिप्लाई आया है उसी की बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे राइटिंग में रिप्लाई ये मैटर नहीं है डिस्कशन, यहाँ पे तो रोड पे जो सीखने के लिए बता रहे हैं सब। आप नहीं मेरा कहना है कि आरटीआई में आपको रिप्लाई आया है, तो सिर्फ हम तो देखो यू लाइक टू गो अहेड। हम हमारा एक सर ऐसा है कि भास्कर जी हमारा एक ऐसा एक इग्नोर्ड पहलू है, इग्नोर्ड एस्पेक्ट है ये शार्प कर्व जो। अरे नहीं, इग्नोर्ड एस्पेक्ट आप समझते हैं, आपने कोशिश नहीं की कि आपके विषय को इंपॉर्टेंस देने वाले ग्रुप आपको अभी तक मिले नहीं है, ऐसा होगा। नहीं हम भास्कर प्रभु सर आपने बहुत सही बात बताई है। हमारे बीच में मनोज कामरा जी अब जुड़े हैं, तो हम एक आध कार्यक्रम अपन लोग NHAI पर ही और स्टेट हाईवे वगैरह है इसी पर लेते हैं, और कुछ और एक्सपर्ट हम बुला करके लाते हैं, और कामरा जी आप भी बुला करके लाइए, और हमारा सबका ज्ञान वर्धन होगा निश्चित तौर पर। हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम रखा था बहुत ऐसे स्तर पर अपन बोल सकते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें जो सामान्य तौर पर रोडों के बारे में हम लोग RTI वगैरह लगाते रहते हैं उसको सीखने के लिए था। तो चूंकि जैन साहब हमारे बीच में हमारे MP से थे और उनका हमारा संपर्क था, तो उन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन यहाँ पर आकर के किया और उनके अपने कार्यों के बारे में भी कुछ बताया है। तो निश्चित तौर पर वो सब बातें चलती रहेगी। और यदि आप लोगों के पास कोई प्रश्न है, सिद्धांत कलकत्ता से हैंड रेज किए हुए हैं, कुछ पूछना चाह रहे थे सिद्धांत जी। जयपाल बोल रहा था भाई। तो हेलो, हाँ जयपाल सिंह जी, हाँ सिद्धांत जी वेट कर लीजिए थोड़ा सा 2 मिनट, जयपाल सिंह जी को फिनिश कर लेने दीजिए। हाँ बताइए जयपाल सिंह जी। जी भाई साहब, मेरा ये कहना था कि यहाँ पे राजगढ़ में भी एक हाईवे बना मध्य प्रदेश में, ब्यावरा टू सिरोंज। उसमें क्या है कि नगरीय क्षेत्र में भी जो हाई लैंप होते हैं जो प्रकाश वाले, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगे हुए, वहां भी कहीं पे वो बने। लेकिन क्या है उसको कौन ऑथराइज करेगा, या तो नगर पालिका करेगी, ग्रामीण क्षेत्र में कौन करेगा, जबकि कहीं कहीं पर लैंप नहीं लगे हुए। उसके कारण कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो है देखने में आता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक दो एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो किस कारण से, सिर्फ प्रकाश के कारण से हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सा बिंदु है जिसके कारण ये हाईवे, ये स्टेट हाईवे है, ये भी इसमें भी एक भ्रष्टाचार का बिंदु है, जो कि नगर पालिका उसको प्रकाश को देखेगा या फिर अपनी स्टेट हाईवे देखेगा। इसको किस प्रकार RTI लगा करके हम इसका सुधार करवा सकते हैं, या आगे भविष्य में ऐसी कोई गलत त्रुटि ना हो, ये मैं थोड़ा मार्गदर्शन चाह रहा था। जैन साहब एवं आदरणीय सब भास्कर प्रभु जी भी सभी हमारे सम्मानीय लोग हैं। आप स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से RTI लगा के ये पूछें, ये प्राप्त करें कि DPR में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी है, क्या उन्होंने नगर पालिका से एग्रीमेंट करा हुआ है, क्योंकि जनरली लाइटिंग अल्टीमेटली फाइनली नगर पालिका नगर निगम को हैंड ओवर होती है। तो क्या उनका एग्रीमेंट हुआ है उनसे? हुआ ही होगा, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे कभी भी लाइटिंग मेंटेनेंस नहीं करता है, नगर निगम ही करेगी। तो ये उनका एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी आप ले लें। जैसे ग्रामीण क्षेत्र से भी होके गुजरा है, तो उस ग्रामीण क्षेत्र के बारे में क्या किससे मांगे? वो ग्रामीण क्षेत्र में लाइटिंग का पंचायत लेगी जिम्मेदारी। लेकिन पंचायत जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी, पंचायत के पास वो सुविधा है कि नहीं है, उतने फंड है कि नहीं है, वो पंचायत डिपेंड करेगा, पंचायत तय करेगी वो लाइटिंग उधर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक्सीडेंट होते हैं अभी, वो जैसे एक्सप्रेसवे है, जब एक्सप्रेसवे नहीं थे एक्सीडेंट बहुत कम थे, लेकिन अभी बहुत बढ़ गए। लेकिन एक्सप्रेसवे की जरूर है अभी, वो तो डिबेटेबल इशू है। तो आपने देखना पड़ेगा कि रोड जब पूरी बनती है तो उसके बाद में बाकी के जो एसेसरीज हैं, जैसे लाइटिंग हो गया, या कुछ जगह में पेट्रोल की सुविधाएं हैं, या कुछ जगह ये सब जो सुविधाएं वो नेशनल हाईवे पूरी नहीं देखती है, वो रेकमेंड सिर्फ करती है। तो डिपेंड करता है कि कौन उधर क्या कैसे करेगा। तो आप एक स्ट्रेच बहुत लंबा स्ट्रेच है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग अथॉरिटीज आएंगी।
तो आपको वो पहले पूछना पड़ेगा ये हैंड ओवर किया है, और जैसे जैन साहब ने जो बात कही है तो उसका लाइटिंग करने का जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी किस किस को है वो देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको ये वापस कहता हूँ, ये आपका 30 दिन का विषय नहीं होगा, कम से कम 2 साल का विषय होगा। तो और भास्कर प्रभु सर जी, और इसमें ये भी कर सकते हैं जयपाल सिंह जी ये भी कर सकते हैं कि ये यदि आरटीआई लगाना चाहते हैं तो आप एनएचआई में भी लगा सकते हैं, और उसमें आप एक नोट लगा दीजिए कि यदि जानकारी आपसे संबंधित ना हो तो संबंधित विभाग को आप धारा 6(3) के अंतर्गत मतलब उपलब्ध करवाएं, जानकारी अंतरित करें। तो हो सकता है कि एनएचआई को कहीं जानकारी हो कि भाई कौन ये लाइटिंग वाला डील करता है, तो वो उस विभाग को दे देंगे और आपको एक आधार बन जाएगा। और जो भी है आप जो भी डिटेल्स जो भी हैं आपको लैंडमार्क के ढंग से देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की लाइटिंग किसकी जिम्मेदारी यहाँ से, तो उन्हें ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्पेसिफिक अगर पूछेंगे तो जवाब देने में भी आसानी पड़ेगी ज्यादा। जी अच्छा, इस विषय पर मनोज कामरा जी हैं। चलिए मनोज कामरा जी, आप तो आरटीआई इसमें बहुत लगाए हैं, बहुत जानकारी आप हासिल किए हैं एनएचआई के संदर्भ में। तो जो हमारे ये जयपाल सिंह जी खींची जी हैं जो हमारे राजगढ़ से हैं, इनके प्रश्न का कुछ जवाब आपके पास यदि हो तो प्रिसाइज हो तो कृपया मार्गदर्शन करें इनका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मनोज कामरा जी। हाँ बताइए, आवाज आ रही है, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी, जयपाल सिंह जी ने प्रश्न किया कि इनके गांव की लाइटिंग व्यवस्था के संदर्भ में जो एनएचआई जो है इनके गांव से गुजरा है, तो वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था के लिए इनको जानकारी चाहिए, वो कहाँ से ये जानकारी निकालें? हाँ द्विवेदी साहब, मेरा तो एक छोटा सा पहलू है, मैं तो बहुत ही मेरा तो सिर्फ और सिर्फ अभी ज्योमेट्रिक डिजाइन पे मैं अपने आप को फोकस कर रखा है, तो उसके बारे में। और साहब अभी मैंने लेटेस्ट अभी वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड बैंक का मैंने भी कोर्स ज्वाइन किया। हाँ एक द्विवेदी साहब मैं दूसरा विषय बोल रहा था, मैं इसमें मिस हो गया था अपने डिस्कशन में, विषय से थोड़ा भटक भी गए थे। हमारे जो है ना जैन साहब के.एम. जैन साहब जो चीफ साहब है, इनको भी अपने नॉलेज को ज्ञान को अपडेट कर लेना चाहिए। मैंने सर्टिफिकेट लगाया, मैंने सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक का अभी कोर्स मेरा खत्म हुआ है 21 जून को। उस कोर्स के अंदर जो है ना विशेष बात ये थी कि पूरी दुनिया में जर्मनी फ्रांस सब ने ये मान लिया है कि एग्जिस्टिंग जो सड़कें हैं ना, वहाँ की एग्जिस्टिंग रोड्स हैं, उसके अंदर 40% रोड्स जो हैं डिजाइन डेफिशिएंसी की वजह से जो है उन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और एक्सीडेंट का जो अभी तक जो मतलब जो ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट था ना आज तक रोड एक्सीडेंट का, वो ये था कि ड्राइवर पी के चला रहा है और स्पीडिंग कर रहा है। अब ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है। ये आपके लिए एक नई जानकारी के लिए सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ। अब ये है कि इसमें 30 से 40% जिम्मेदारी डिजाइन डेफिशिएंसी की है। हमारे के.एम. जैन साहब ने ब्लाइंडली सारी सड़कों को परफेक्ट डिजाइन के रूप में बताया, ऐसा नहीं है। जर्मनी फ्रांस जैसे देश भी आज डिजाइन डेफिशिएंसी मान रहे हैं इस बात को, है ना। ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस बारे में बस इनको अपडेट करना चाह रहा था, अपनी जो है ना अपने डिजाइन की गलतियों को थोड़ा ठीक है डिपार्टमेंट में गलतियां हैं, पर वो आरटीआई लगा करके आप जानकारी निकालेंगे और उसमें सुधार संभव है। हाँ वो तो आरटीआई से मिलेगा। हाँ जयपाल सिंह जी क्या बोल रहे थे आप? जी मेरा सिर्फ ये था कि जो एक नगर पालिका क्षेत्र में निकल के जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में निकल कर जाती है, दोनों तरफ लाइटिंग होना चाहिए था। लेकिन क्या है, भ्रष्टाचार के चलते सिर्फ एक तरफ लाइटिंग लगाई गई है, वो भी ठेकेदार के द्वारा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तरफ लगाई गई है और कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ जगह लगाई गई है और वो भी अंधेरे में, जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहा है। मेरा ये था थोड़ा शायद मेरे कहने में या फिर सुनने में था। चलिए शिवानंद जी, जयपाल जी को ये करना चाहिए कि दोनों जगह एप्लीकेशन लगाए नगर निगम में और वहां पे दोनों जगह, और ये मांगे डिजाइन में कि नेशनल हाईवे जो बनाया गया इसका रख रखाव कौन करेगा, लाइटिंग का रख रखाव कौन करेगा और लाइटें कितनी लगाई गई, वो सारी चीजें आप डिटेल निकालें, तब आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी कि ये लाइटें लगाने का ठेका उसके अंडर में था या निगम। तो निगम अगर मेंटेनेंस करेगा तो निगम को लिखना पड़ेगा कि सड़क बनने के बाद में लगाने के बाद में इसकी जिम्मेवारी किसकी थी, इसकी देखरेख कौन करेगा। तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी, दोनों डिपार्टमेंट में आप लगाएं साथ में, जिससे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। वो क्या लिख रहे हैं और
हाँ, आरटीआई लगाएंगे तो जानकारी मिल जाएगी। और एक गलती ना करें आप, उसमें 6(3) के तहत आप अंतरण की बात जरूर करें कि यदि जानकारी आपके विभाग से संबंधित ना हो तो संबंधित विभाग को 6(3) के अंतर्गत अंतरण कर जानकारी उपलब्ध करवाएं। सिद्धांत जी, आप कोलकाता से कुछ पूछ रहे थे। सिद्धांत जी। हाँ जी सर। बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, राहुल सर और गांधी सर। नहीं, अब राहुल सर और गांधी सर तो नहीं है, हम ही लोग हैं। तो यदि आपके प्रश्न का, हाँ, आपके प्रश्न का जवाब यदि दे पाएंगे तो हम देंगे, बताएं। हाँ सर, मैं एक नॉर्मल सी बात बोलूंगा आप सबसे। सर मैं 28 का हूँ और 2 साल पहले आरटीआई और इन सब में आया था अपने पर्सनल मैटर की वजह से। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके शायद मैं 5th आरटीआई समिट या 6th आरटीआई समिट से जुड़ा हुआ हूँ। सर इसके लिए मतलब एक मार्केटिंग आप लोग क्या करते हो? मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, जब कोई फंसता है तब आरटीआई एक्ट को जानता है, या कोई समाज सेवी है जो कि इंडिया में बहुत ही कम है तो जानता है। बट सर इसके लिए मतलब होता क्या है कि लोग जाने ज्यादा ज्यादा। आप लोग आज जो भी डिस्कशन कर रहे हो हाईवे और वो सब को लेके, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा था। जितना सीख पाया आप लोगों से सीख लिया, लेकिन सर इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग क्या करते? ये सर अब ये क्वेश्चन में सिद्धांत, हाँ, ने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है। और सॉरी सर मैं आपकी बात इसके एडवर्टाइज सॉरी आपकी बात काट। आप एजुकेटेड है मैं से बहुत ज्यादा। आप सिंगल है, मैं भी सिंगल हूँ, कुछ रीजन है मेरे तो खैर। बट सर जैसे गांधी सर ने इतने बड़े डिसीजन दिए आप लोगों के थ्रू मेरे को पता चला। बट सर जब इतने मतलब इतना सब कुछ होता है तो मार्केटिंग के लिए क्या होता है कि आरटीआई एक्ट को हम लोग बता रहे हैं दुनिया को कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग आते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो ईगो में बात करते हैं, बहुत कुछ होता है। बट सर जब तक यंग जनरेशन में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा? मेरे को नहीं लगता मेरे साथ ज्यादा कोई यंग होगा। हेलो, बट अगर पूरी तरह से द्विवेदी जी मैं इनका जवाब दे सकता हूँ? हेलो, हाँ जी सर। हाँ, वीरेंद्र कुमार जी, स्वागत है द्विवेदी जी, आपका। हाँ मैं इनका जवाब देता हूँ क्योंकि मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए है। देखिए ये जो आरटीआई एक्ट है ये अपने आप में कोई अंत नहीं है, इट इज अ मीन्स टू एन एंड, ये साधन है, साध्य नहीं है। तो जब भी इससे कोई भ्रष्टाचार का प्रकरण उजागर होता है तो सबसे पहली बात ये कि जो चीज छुपाई जा रही थी, जो बड़ी मुश्किल से हासिल हुई है, उसको प्रकाशित करना, और इसके लिए पत्रकारों की सहायता ली जा सकती है। क्योंकि पत्रकार इसको जब छापते हैं और आप यदि सबूत पूरे देंगे कि एप्लीकेशन क्या है, रिप्लाई क्या है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, सॉरी हाँ एक मिनट सर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर। सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे जैसे यूथ के लड़के लड़कियां बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे वो सब अलाउड है, वो सब अलाउड है। लिटरली जर्नलिज्म एक बार आरटीआई में आ गया, देखिए आरटीआई कानून में ये स्पष्ट है कि इट इज नॉट टू एन इंडिविजुअल बट इट इज टू ए सोसाइटी। तो आप उसमें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, पूरे सोशल मीडिया पर आप उसको बिल्कुल प्रकाशित कर सकते हैं और इसमें कोई भी डिफेमेशन की या इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वीरेंद्र सर आप शायद मेरी बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि जो यूथ के अंदर आरटीआई एक्ट के बारे में आप लोग क्या कर रहे हैं कि हाँ लोगों को अवेयरनेस मिले? देवेंद्र जी ने आपको लास्ट उसमें पब्लिक के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा सकते हैं। मैं खुद यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम उत्तराखंड में मैं पब्लिक के लिए चला चुका हूँ एज आरटीआई रिसोर्स पर्सन। तो इसमें जो लोगों में जागरूकता पैदा करना, अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, और जहां जहां पर भ्रष्टाचार के प्रकरण उजागर होते हैं तो उसके बाद फिर उसको फॉलो अप करना, क्योंकि सूचना तो मिल जाती है लेकिन सूचना का करेंगे क्या आखिरी में? तो वहां पर जो संबंधित विभाग है या जो वरिष्ठ अधिकारी है या जुडिशियरी है, कोर्ट में ऐसे मामले ले जाए जा सकते हैं। तो ये जो फॉलो अप होता है ये बहुत कम होता है। तो जहां जहां पर ऐसे भ्रष्टाचार के प्रकरण उजागर होते हैं उनको, इस तरह की जो आप वीरेंद्र जी सॉरी आप बोल रहे हैं फॉलो अप बहुत कम होता है, मैं कह रहा हूँ सर आरटीआई के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। मैं खुद अपने बारे में बोल देता हूँ, 2 साल पहले मेरे पास अच्छा खासा आप उसमें लोगों को ट्रेन कर सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं है। देखिए फेसबुक पर लोगों ने अपने पेज बनाए हैं। हमारे यहाँ देखो जैसे विभा नामदेव है आरटीआई में, जो आरटीआई कार्य करता है, बहुत अच्छे फेसबुक पोस्ट हिंदी में उन्होंने लिखे हैं। तो पब्लिक में अवेयरनेस के लाना, जागरूकता लाना, ये चूंकि मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को भी कई बार बताते रहता हूँ कि उसमें या जो भी सबसे सवाल कर रहा हूँ, जानना चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने तरफ से, इसमें है कि आप क्या कर रहे हैं। आप यदि मार्केटिंग में ये करना चाहते हैं तो आप अपना कंट्रीब्यूशन देखिए कि आप इसमें स्वयं क्या कर रहे हैं। करने को आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता जो है, सूचना जब मिल जाती है तो उसको सही ढंग से प्रकाशित करना, उसको पब्लिसाइज करना, क्योंकि जब पब्लिकेशन होता है तो फिर जो करप्ट या भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो डरता है उस चीज से।
तो ये जो है उसको हिम्मत से सामने लाकर उसको फॉलो अप करना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जागरूकता है। जी मैं एक मिनट मैं एक बात बोलना चाहूंगा। बोल रहे हैं मेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरी एज के हिसाब से मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप लोग जैसे सीनियर्स हो, हम लोग आपके सेशंस में इसलिए आते हैं ताकि हम लोगों को गाइड कर सको। बट सर आप लोग अगर एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो तो हमारे पे क्वेश्चन रेज करना थोड़ा सा गलत नहीं है? देखिए एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं कि विज्ञापन देके, सॉरी दिस इज नॉट पेड एडवर्टाइजमेंट। हम विज्ञापन के लिए हम पैसे नहीं दे सकते। देखो विज्ञापन ये अपने आप में जो प्रोग्राम चल रहा है 52 हफ्तों से 1 साल से, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसिव एक्सरसाइज है नेशनल लेवल पर कि जैसे जागरूकता बढ़ रही है लोगों में। सर सॉरी टू से दिस, सर सॉरी बट जिसको हार्डली 500 लोग जानते हैं। देवेंद्र जी ने लास्ट वीक आपको एक बात बोली थी कि आप नेगेटिव चीजों में आ जाते हो, कमेंट आप इससे पहले कमेंट नहीं करते। सर देखिए ऐसा है कि देखो आप केवल खामियां ढूंढते रहेंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं, केवल खामियां ढूंढ के। आप ये देखिए कि हर एक व्यक्ति जो है, हम सब छोटे छोटे लोग हैं, कोई बहुत बड़े ये नहीं है कि पूरा आपसे भी बहुत छोटे हैं। Ours is not a marketing business, okay? So this is not a marketing business. This is not a marketing business. इससे हम लोग सब जुड़े हुए हैं। देखो आप लोग सब इसको, मैं इसमें कुछ बोलना चाह रहा था। And you guys are not advertising the RTI totally. Sorry. चलिए अब थोड़ा सा सुनिए एक बात। अब बहुत डिस्कशन हो गया। अपन ये कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी इसमें कुछ बोल लूं। ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ 500 लोगों तक ही सीमित है या आगे इसमें कोई लोग जानते नहीं है या इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है कि हमने जो ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, हमने मतलब हम सब ने मिलकर के जो प्रारंभ किया है, इसका फेसबुक में रहता है, यूट्यूब में रहता है, हम लोग शेयर करते हैं और मीडिया में इसका पब्लिकेशन होता है हर वीक में। पहले कुछ ज़्यादा होता था, टाइम रहता था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं रहता। तो जी सर रीवा में होता है, इससे ज्यादा कहीं नहीं होता। आप सुनिए, देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब यहाँ पर हर स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं, इसमें जुड़े हुए हैं। ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम है, ज्यादा कम है ना, नेशनल लेवल का प्रोग्राम है ये। इसमें कई स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग झारखंड से हम लोग कितने को जीवन, इसी कार्यक्रम से हम लोगों ने कितने के जीवन के लोग जुड़े हुए हैं। सर मैं दिल्ली पुलिस इलाके बैठा हूँ अकेले, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को पता नहीं है। मैं आप लोगों से सीख नहीं हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप वेस्ट बंगाल के लिए क्या कर रहे हैं? आप सोचिए ना, आप क्या मैं बोल रहा हूँ ना सर, मैं दिल्ली पुलिस इलाके बैठा हूँ। वेस्ट बंगाल आप छोड़ के ना, दिल्ली पुलिस में मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। दिल्ली पुलिस लगाइए आप, ये बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी की बात है। मैं आपसे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, आरटीआई एक्ट में आप लोग नहीं, आप देखिए सिद्धांत जी, आप लोग यार समझदार हैं, आप अपनी अपनी जगह में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अपना विषय नहीं। जो आज जो आप एक दूसरे पे हम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। आपका विषय ठीक है, आपने दिल्ली को पुलिस को हिला के रखा, ये अच्छी बात है, गर्व की बात है। मान लीजिए आपने झारखंड को हिला के रखा, ये अच्छी बात है। हमने भी मध्य प्रदेश में और देश में रोल मॉडल हमारे राहुल सिंह जी है, शिवानंद जी है, सभी लोग हैं। लेकिन क्या आपने जो वहां पर किया है वो सिर्फ हमको बताइए, हम भी हमारे मध्य प्रदेश डीजीपी को हिला सकते क्या? झारखंड में जो आपने किया वो मध्य प्रदेश में कर सकते क्या? जो मध्य प्रदेश में हुआ वो कर सकते क्या? ये हमको करना चाहिए, ना कि हमको एक दूसरे को करके ऐसा छीटाकशी करना चाहिए। जयपाल सिंह जी और सिद्धांत जी सभी का बिल्कुल सभी लोग सम्मानीय हो, थोड़ा ध्यान कर रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर अगर मैंने कुछ कहा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। नहीं और आप यंग हैं और अच्छी बात है, हमें तो खुशी है कि आप नहीं सिद्धांत जी सुनिए तो बताएं। ये अच्छी बात है कि अभी आप यंग हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो और आप करोगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आप हर कार्यक्रम में जुड़ते हो। लेकिन हमारे बीच में इतने वरिष्ठ लोग, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा आप लोगों से। शिवानंद सर, मेरा एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज पे टॉपिक रखिए कि आरटीआई रिक्वेस्ट को मार्केट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जिससे अवेयरनेस ज्यादा फैले। क्योंकि गांधी सर बोलते हैं बार-बार, हम तो देखिए बार बोल रहे हैं। हमारा आप जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। मुझे भी एक मौका देंगे बोलने का। जवाब दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, बताओ। सर मैं बोल तो रहा हूँ कि मार्केट कर सकते हैं। जितेंद्र तिवारी जी आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस विषय पर, जिस विषय पे हम लोग बहस कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोगों ने कहा कि हम किसी को हिला देंगे या पुलिस को हिला देंगे, हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ना कि हम कोई गुंडे मवाली या किसी ऐसे टाइप के लोग हैं। और जहां तक इस एडवर्टाइजिंग की बात चल रही है,
जो हमारी शब्दावली है, मेरा कहने का मतलब जो हमारी शब्दावली है वो मर्यादित होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो मार्केटिंग की बात आप लोगों ने की, तो ये सबसे बड़ी मार्केटिंग आप जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिसमें द्विवेदी जी इन्होंने शुरुआत की थी, ये एडवर्टाइजिंग ही है। क्योंकि जब IITI का यहाँ कोई काका वाका नहीं जानता था, तब द्विवेदी जी ने एक पहल की और आज की डेट में बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और ये हमारी आपकी मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक शिवानंद द्विवेदी नेशनल लेवल पे IITI को एक्टिव कर सकता है, तो क्या हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जहां से हैं वहां एक्टिव हो जाए, आप एक ग्रुप बनाए, उसकी मार्केटिंग करें, या अपने लोकल क्षेत्र में जहां भी हैं एक वेबिनार आयोजित करें, छोटे छोटे कार्यक्रम करें। एडवर्टाइजिंग के लिए हमें कोई आप फंडिंग तो करने वाला नहीं, बेसिक चीज। और हम विषय से भटक के अगर बहस करेंगे तो ये जो हमारी बातचीत होती है, तो ये सोशल मीडिया में भी प्रकाशित होती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेसबुक लाइव में चल रहा है ये सारी चीजें। वही तो हमारे सिद्धांत जी ने जो बात कही है, कुछ चीजें हम लोग अंदर बैठ करके चर्चा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल मतलब अंदर नहीं, हम तो RTI की बात करते हैं, तो सब कुछ खुला होना चाहिए। चलिए फेसबुक लाइव भी चलने दीजिए, लोग देखें। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लेकिन हम लोगों को भाषा मर्यादित रहना चाहिए। और हम अपने ईगो और दूसरी क्वेश्चन किया कि आप लोग मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हो, और मार्केटिंग, ये मार्केटिंग ही है की बात, मार्केटिंग नहीं कर सकते अपन। RTI का मार्केटिंग करेंगे तो ने ये क्वेश्चन किया है। नहीं शिवानंद जी, मेरा कहने का मतलब इनको समझने दीजिए, ये मार्केटिंग ही है। ये जो जिस प्लेटफॉर्म में हम है, ये मार्केटिंग ही है। हम अपने आप को मार्केट में ही रख रहे हैं कि हमारा ये 2005 का लागू किया हुआ एक्ट है, और इसमें आज हम क्या कर रहे हैं, इसकी दयनीय स्थिति किसने की? अब गवर्नमेंट जनसंपर्क विभाग तो हमें फंडिंग करने वाला नहीं, हमारा एडवर्टाइज करेगा नहीं, हमें खुद को करना है, और अपने माध्यम से ही करना है वहाँ पे, कि जिसमें हम लोग ऐसा कुछ कर पाए। मैं तो कुछ गलत तो आपसे कहने बिल्कुल नहीं, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन जो बीच में हम लोगों की शब्दावली चेंज हो गई। जितेंद्र जी, नहीं, हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ूंगा, जितेंद्र जी और सबसे नहीं, हाँ नहीं, गलत बिल्कुल नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके, क्योंकि आप यंग हैं, आपने बताया 28 की एज है, आप अनमैरिड हैं, और आप में वो एनर्जी है, आप उस ऊर्जा का आप बिल्कुल सदुपयोग कर रहे हैं, और आप उसको और आगे बढ़ाएं। हमारी सबकी आपको शुभकामनाएं हैं, और हम लोग जितना कुछ जी। मेरा छोटा सा एक वो था सजेशन कि हाँ, कॉलेज से लेके अगर हम ऐसे प्रोग्राम से फोकस करें, टीम बड़ी होगी तब कुछ हो पाएगा। अभी मोस्टली हार्डली 25-26 लोग हम लोग साथ में हैं। लोग आते हैं, आपको पता है, सुनिए सिद्धांत जी, आपको पता है हम लोगों ने एक कार्यक्रम कैसे प्रारंभ किया? हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया क्योंकि कोरोना लॉकडाउन आ गया था, और लोगों के बीच में हम पहुंच नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने ये वर्चुअल प्रारंभ किया कार्यक्रम। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत नहीं हो सकता है, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। लॉकडाउन और महामारी एक्ट की क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना पड़ता है। कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, कहाँ पहुंचेंगे हम उनके बीच में, बताइए। सर आप बोलेंगे तो आप नेक्स्ट वीक इस पे चर्चा रख लीजिए, मैं अपने सजेशंस देने के लिए रेडी हूँ। गांधी सर ने बहुत सी बातें ऐसी सजेशन अभी दीजिए, आप कौन रोक रहा है? आप सजेशन बताइए। आपकी मैं तो आपसे पहले पूछा कि आप चाहते क्या है, जो आप सबसे मेरा निवेदन है, आज के टॉपिक में जो हमारा जो टॉपिक था, उस टॉपिक पे अगर हम चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस जो मार्केटिंग का इशू है, तो नेक्स्ट किसी ऐसे प्रोग्राम में हम बात कर सकते हैं कि मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, और मार्केटिंग जहाँ तक अपने मार्केटिंग की अपनी अपनी समझ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग अपनी अपनी समझ होती है कि मार्केटिंग कौन कैसे कर सकता है, और मार्केटिंग ब्रांड वैल्यू पे होता है। तो ब्रांड वैल्यू जब तक आप बनाएंगे नहीं, तब तक मार्केटिंग होगी नहीं। ब्रांड बन जाइए तो RTI एक एक्ट है, एक्ट की मार्केटिंग हम लोग करेंगे क्या? और को हम लोग कानून को जो भारतीय संसद ने पारित किया है 2005 में लागू है, उसको अगर मार्केटिंग आम आदमी को करनी है तो थोड़ी मेहनत पड़ेगी। ये सब होने वाला है नहीं सर। जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा सही है, हम लोगों को आपके दिशा को फॉलो करना चाहिए। हम लोग देखिए, एम्पावरमेंट और अवेयरनेस, हमारा उद्देश्य है एम्पावरमेंट और अवेयरनेस। हम इसमें न अथॉरिटी है, हम अथॉरिटी नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। आप लोग जब बात करते हैं तो आप ये मानते हैं कि हम लोग अथॉरिटी हैं। अथॉरिटी नहीं है हम लोग सिर्फ जो हमारा लिमिटेशन है वो कर सकते हैं, है ना।
हाँ हाँ, हम सिर्फ एम्पावरमेंट और अवेयरनेस का जो फैला रहे हैं, और वो उसका एक प्रक्रिया है, ये उसका एक माध्यम है कि हम, आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा पुलिस के विषय में कार्यक्रम किया। हम आप चाहते हैं कि एक आध वेबिनार में आपको कुछ टाइम दिया जाए, आप 5-10 मिनट आप उसको विधिवत आप स्लाइड शो के माध्यम से आपने जो भी काम किए हैं, इस तरह से आपने पुलिस विभाग में, दिल्ली में आपने जहाँ भी काम किया, उसको आप स्लाइड शो के माध्यम से आप बताइए, हम सब जाने उसको। मेरे कहीं भी आपने किया, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दिल्ली में कहीं नहीं किया, कहीं भी आप हम सब लोग जान तो सके, कम से कम एक मौका जान सके, हम जान सके। जो देखिए हमारे साथियों में जो भी उपलब्धियां हैं, आप अपनी उपलब्धियों को आप एक स्लाइड शो के माध्यम से भी आप लोग बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और हम उसको उससे कुछ सीखेंगे। और यही है ना, एम्पावरमेंट का ही तरीका है। और शिवानंद जी, मेरा एक सुझाव है कि अगर हमें बहस करनी है तो पुलिस एक्ट के ऊपर करनी चाहिए, जिस पुलिस एक्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बात करनी चाहिए हमें समान संहिता के लिए, कि जो समान शिक्षा, समान जो चीजें हमें बेसिक हर इंसान, आम आदमी को, गरीब आदमी को प्रभावित करती हैं। तो पुलिस में भी आम आदमी हमारे आप जैसे ही जाते हैं, तो वो विभाग तो कोई अलग से, वो जो जाता है पुलिस में, कहीं कोई आता नहीं है दूसरे ग्रह से, हमारे आप जैसे लोग ही जाते हैं। तो उस सिस्टम को हमें बदलना पड़ेगा, हमें पुलिस को हिलाना नहीं है। हमें जिस सिस्टम में हमें प्रॉब्लम, जैसे अभी आज की चर्चा हो रही है, सर मेरा बोलने का सिर्फ एक मतलब था, शिवानंद सर, मेरा बोलने का सिर्फ इतना, अगर नित्यानंद जी हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरा सिर्फ इतना बोलने का मतलब था कि जैसे मैं आप लोगों के बीच में यंग हूँ, आप लोगों से बहुत इंस्पायर हुआ, आप लोगों की गाइडेंस, आप लोगों को सबको सुन के मैं फाइट कर पाया पुलिस से। अगर मेरे जैसा एक ऐसा हो सकता है तो सर बाकी लोग तो हो सकते हैं। अगर मार्केटिंग होती है तो सर पूरा वर्ल्ड अवेयर होगा। जैसे कि गांधी सर बोलते हैं कि नहीं, सबको आरटीआई एक्टिविस्ट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सर सही बात है, मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में पूछा कि सर राहुल सर है या गांधी सर है, क्योंकि वो शायद मेरी बात अच्छे से समझ पाते। सिद्धांत जी, पहले तो आप जो मार्केटिंग शब्द है ना, इसी को पहले आप बदलिए, समझे? मार्केटिंग वाला यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये पब्लिसिटी वर्ड होना चाहिए। ये कोई सामान बेचने नहीं आए हम, अपना यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। सर सामान बेचने नहीं है, करप्शन तो हाँ ठीक है ना। अच्छा, सामने वाला नहीं कोई टर्म, चलिए कोई बात नहीं। सिद्धांत जी ने, देखिए बासिन जी, सिद्धांत जी ने शब्द थोड़ा गलत चयन किया है, लेकिन उनका मतलब, उनका भाव आप समझिए। उनका भाव मैं समझ पा रहा हूँ। वो एक यंग एनर्जेटिक है, 25-28 साल के व्यक्ति हैं, अनमैरिड हैं। उनके अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पहचानिए। और हम तो कह रहे हैं, हम तो आपको बहुत हमने तो बहुत फक्र है कि आप इतना सब कुछ इतने कम समय में आपने किया हुआ, और हम तो जानना चाहेंगे अगले कार्यक्रम। सक्सेस स्टोरी का आप डिटेल में अपनी सक्सेस स्टोरी बताइए, तो आपकी सक्सेस स्टोरी को पब्लिसिटी मिलेगी। आप मेरे को बोलते हैं, मेरे को ये वर्ड चूज करना चाहिए, जैसा सिस्टम है ना, ऐसी कोई चीजें नहीं देखता। जैसा कि लास्ट वीक आपको देवेंद्र भी बोलते हैं कि आप नेगेटिव बोलते हैं, मेरे को भी लग रहा है अभी आप नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि सर मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं। मेरा वर्ड आप पकड़ के बैठे, लेकिन मैंने क्या गलत बोला? सर अवेयरनेस होनी चाहिए, मार्केटिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। तो अवेयरनेस के अपने लिमिटेशंस और तरीके हैं। अब देखिए, मैं शिवानंद सर से मिला, देवेंद्र सर से मिला, तो मैं यहाँ पे आया, मैं आप लोगों से इतना सीख पाया। मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखा है कि हाँ ठीक है सर, बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए क्या किया जा सकता है? मैंने मार्केटिंग वर्ड यूज किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आपको जिस पे बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, बट सर इसके अलावा आप खुद बता सकते हैं आपने क्या किया? मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, मैं बहुत देर से सुन रहा था आप लोगों। चलिए इस विषय में देवेंद्र अग्रवाल जी इस विषय में अपना कुछ हाँ बताएं। देव, हमारी विचारों की लड़ाई हो जाती है कई बार, लेकिन इसके कारण इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका विरोधी हूँ या वो मेरे विरोधी। हम लोग एक रास्ते में चलकर काम करने वाले बात है। हम लोगों की जितनी मीटिंग्स होती है, हम लोगों की बहस हो जाती है, और बहस होकर हम लोग ना कुछ सीख के आपस में घर लेके जाते हैं। मतभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना लेके जाते होंगे, मैं कुछ लेके जाता हूँ उनसे। मैंने कई चीज एक दूसरे से सीखने आए हम लोग, मतभेद होना चाहिए। हम लोगों में बोलने की आदत होती है, मैं भी वही बोल रहा था। आप सबको मैं बताना चाहूंगा, पहली बार बोला हूँ। मेरी बात पूरी करूंगा। तिवारी जी तो उसको ये मत समझिए सिद्धार्थ जी कि हम लोगों के बीच में कोई इशू है। एक नहीं सर की बात, मेरी बात सिद्धार्थ जी, बस मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। सॉरी सर, आप अच्छी बात है, लेकिन आप काफी यंग हो, मतलब ज्यादा यंग से भी ज्यादा आप मैच्योर्ड की स्थिति में आ गए हो। आप 28 इयर्स के हो गए, आप बच्चे नहीं रह गए हो। तो अब आपको परिपूर्ण बनना है। हम लोग कोशिश करते हैं, जो हमारी चीजें हैं हम आप लोगों के साथ साझा करें, और हमको इसमें कभी कोई कोताही नहीं बरतते, चाहे वो कोई भी हो। हमसे बड़े उम्र के साथी भी हमसे सहयोग लेते हैं, हम उनसे लेते हैं, हम आपसे भी सीखते हैं, और हम आपसे भी सीखते रहेंगे। तो इसमें सीखने के लिए कोई उम्र की, कोई महारत की आवश्यकता नहीं है।
आप अच्छी नीयत से काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जिस रास्ते में हम लोग चल रहे हैं वो सब्र की, पेशेंस की और ईमानदारी की लड़ाई, ठीक है। तो इस चीज को इग्नोर कर दीजिए। अब बात आते हैं जो आपने टॉपिक रखा कि हमारा मार्केटिंग होना चाहिए, ठीक है, हम लोग आपकी भावनाओं को समझ गए। मार्केटिंग का मीन्स हम यही समझ रहे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करना है और उसको रीच करने के लिए प्लान करना, और खासकर उन लोगों में रीच करना है जो हमारी नई जनरेशन है, जो ये सोचती है कि शॉर्टकट और काम को, समय को कैसे बचा के काम किया जाए। वो ये नहीं सोचती है कि वो उसका राइट्स है किसी चीज को पाना, लेकिन वो अपने राइट को पाने के लिए ही अंडर टेबल या कट ऑफ करके काम करती है। जी सर। तो उनको अवेयर करना है, उनको बताना है कि आपको इसको देने की जरूरत नहीं है, आप देके अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। जी सर। आपको ये चीज आपको मिलनी चाहिए थी, सिर्फ आपको क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि या तो आप अपने राइट्स को नहीं जानते हैं या उस राइट्स को पाने के लिए आप अपनी आवाज नहीं उठा रहे। जी सर। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं प्रमोशन की, डिजिटल मीडिया, ये जो सेक्टर है, डिजिटल का उपयोग अगर आज की डेट में हमने नहीं किया, क्योंकि एक आदमी लाखों करोड़ों तक पहुंच सकता है इस माध्यम से, तो इसमें आप लोगों के सहयोग की हमें बहुत जरूरत है। और हम आशा भी करते हैं कि आप अपने जैसे लोगों को जोड़ेंगे। अपने सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आप ही अपने 5-10 लोगों को जोड़ें, और जो हम लोग जो करते आए हैं, ठीक है, हम थोड़े से आप लोगों से 1, 10, 12, 15 साल, 20 साल, 25 साल थोड़े से डिफरेंस में जरूर चल रहे हैं, लेकिन हम भी अपने आप को अपडेट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि शिवानंद भाई ने बताया कि जब हमने शुरू किया ना, तो मालूम हम लोग का जब पहला मीटिंग हुआ था ना, उस मीटिंग में हमने सिर्फ 4 लोगों को जोड़ पाया था। हमने उस 4 के बाद भी हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हमने 4 से 6 किया, 8 किया, 10 किया, 20 किया, और आज हमारे साथ हजारों की तादाद में लोग जुड़े हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमारे साथ कोई 20 लोग ही जुड़ा हुआ है आज मीटिंग में, तो हमारे साथ हमारी आवाज पे खड़े होने वाले लोगों की संख्या कम है। हम लोग ना तो उनके ऊपर फोर्स करते हैं, ना वो फोर्स के साथ है, वो आते रहते, जाते रहते, जिसको जिस सब्जेक्ट पर सुनना है, समझना है, बोलना है, कहना है, वो डेफिनेटली आता है। और जिसको हमेशा आना है, जिसको लगता है कि ये ज्ञान का भंडार है, आओ मिलो, लगातार आता है। मेरे ख्याल से मेरी बात से आप असहमत तो नहीं होंगे, कम से कम सहमत हो चाहे ना हो। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से बताया की जरूरत है, बहुत अच्छी तरह से बताया आपकी सलाह की जरूरत है, हम लेंगे, लेकिन इसको किसी के ऊपर हम थोप नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि मेरे को भ्रष्टाचार का मैं विरोध करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरा कोई कर रहा है तो मैं उसको रोक पाऊंगा। हमको सिखाना है, हमको बताना है कि सर आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसका हाथ पकड़ के रोक नहीं सकते। हम जिस लड़ाई में चल रहे हैं ना सर, ये बड़े ही प्रेम से लड़ने की जरूरत है। अगर प्रेम से नहीं लड़ेंगे ना, तो वो आप 2 दिन 4 दिन में इतने थक जाओगे कि फिर आगे लड़ने की कभी इच्छा नहीं पैदा होगी। आप पहले से मन में ये बना लो कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है और हमको पेशेंस की लड़ाई लड़नी। सर मैं ये बात गांधी सर के सामने नेक्स्ट ईयर रखना चाहूंगा, प्लीज। आप नहीं बिल्कुल आप रखें, जब एक्सपर्ट, हाँ, आपको ज्यादा समय मिलेगा इस चीज की गारंटी नहीं देते, लेकिन शिवानंद भाई इनको 2-5 मिनट का जरूर मौका जरूर दीजिएगा अपनी बात को रखने का। बिल्कुल सिद्धांत जी को मौका मिलेगा, और न केवल सिद्धांत जी को बल्कि हमारे जितने साथी हैं बार बार आते हैं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप बताया करें कि यदि आपके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है, जिस तरह से सिद्धांत जी बता रहे हैं कि उन्होंने पुलिस विभाग के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इसी तरह से आप सब बताइए, तो उसको अपन हर एक कार्यक्रम में 1-2 सक्सेस स्टोरी, हम कहते हैं ना सही तो 5-5 मिनट के लिए स्लाइड शो के माध्यम से ऐसे को शेयर किया जाए। हाँ बहुत जरूरत है, बिल्कुल बहुत जरूरत है। अब कार्यक्रम में हम सुरेंद्र जैन साहब को, जी बिल्कुल देवेंद्र जी, और हम भी कार्यक्रम को संपन्न करें। सुरेंद्र जैन जी को हम अंत में कार्यक्रम में इनवाइट करेंगे कि वो कार्यक्रम का समापन करें अपने शब्दों के साथ में। सर ये व्हाट्सएप नंबर कौन सा है इसमें? वो जो जूम आईडी है वो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, चलिए हम बता देते हैं, इसमें आप डालिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। 95 89 15 25 87 9585 89152587, इसमें आप जो है कर दीजिएगा, हम ग्रुप में आपको। थैंक यू। माननीय अतिथिगण और माननीय शिवानंद जी और मेरे सभी हो गया बात, हमें कार्यक्रम रहा
सुरेंद्र जी नहीं माननीय देखो ये एक हमारे माननीय को आप रखिए, सिर्फ हमारे जो सूचना आयुक्त महोदय जो वरिष्ठ आते हैं, हम सब माननीय को मनाने के लिए है माननीय। देवेंद्र जी नहीं जयपाल जी, अब हम लोग जुड़ के इस तरह से चर्चाएं करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पर कई जगह छोटी मोटी हो जाती है आपस में, पर उसमें भी अपन मजा आता है कि कहीं भाई और कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। पर आपस में अपना एक दूसरा का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी है कि आज कोई भी चीज हो जाती है आपस में, कहीं बोलने में हो जाता है किसी से, वो क्षमा यात्रा भी करनी चाहिए। हमारे जैन विधि में लिखा हुआ है कि क्षमा करो, तो क्षमा हो जाते हैं और अपन आगे बढ़ेंगे। शिवानंद जी के नेतृत्व में तो आगे कुछ सीखने को मिलेगा, और हम भी काफी लंबे समय से कर रहे हैं, अनुभव लिए हैं, और पर बैठते हैं, सब सीखते हैं लोगों से, और उन लोगों की बातें सुनते हैं तो और नई नई चीजें सीखने को मिलती है। मैं भी लंबे समय से कर रहा हूँ, और रोड पे बता रहे हैं तो मैंने तो प्रैक्टिकल रोडों पे काम किया है, और रोडें बनवाई है ऐसी कि जिससे सड़क के टेंडर गलत लग रहे हैं और ये हो रहा है। तो ये चीजें अपन करते हैं, तो अब कई बार प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, कहीं नहीं बताते, तो भी अपने को जो अच्छी लगती है आपस में एक दूसरे को बता के आगे करनी चाहिए। जयपाल जी ने पूछा, तो मैंने भी नेशनल हाईवे पे काफी काम किया था, तो अपन कोशिश करेंगे तो उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, एक दूसरे से कुछ सीख के उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। हो सकता है उसमें टाइम लगे, समय जरूर लगता है उस मुकाम पे पहुंचने में, क्यों आरटीआई है तो सब जगह अपने सब लोग परिचित ही है वैसे कि कितना टाइम लगता है, क्या होता है, तो पर अपन उस मुकाम तक पहुंचते हैं। अगर कोशिश करेंगे और जुड़े रहेंगे तो मुकाम तक अवश्य पहुंचेंगे, क्यों हमारे पास सब तरह के यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग विराजित हैं और अपना सुझाव देते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, तो सभी का धन्यवाद है। और देवेंद्र जी भी बहुत अच्छे मैं लास्ट में सुझाव दिया, देवेंद्र जी भी कम बोलते हैं पर बहुत ही सटीक और एकदम बिल्कुल नफे-तुला जवाब दे देते हैं। सुरेंद्र जैन जी, आपने बहुत क्या बताऊं अपना किस्सा। सुथार जी जो है, सुथार जी को तो सभी जानते हैं, मेरे को 10-12 ग्रुप में 10-12 बार जोड़ चुके हैं, 10-12 बार रिमूव कर चुके हैं, लेकिन फोन लगाएंगे तो मेरे को ही लगाएंगे। हो जाता है वीरेंद्र जी, आप तो जानते हैं ना। हाँ यस यस, उसमें देखिए सुरेंद्र जैन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो देखो वकालत में हम लोग के बीच में कभी झगड़ा नहीं होता, झगड़ा क्या होगा, हाँ जी झगड़ा नहीं होता। और देखो वकालत में ये कहा जाता है कि जितने एडवोकेट उतने दिमाग। हाँ सही है। नहीं वैसे वो वकालत में तो लागू होता ही है, पर जब अपन आरटीआई काम कर रहे हैं तो उसमें भी दिमाग वैसे ही चलता है कि आपको कैसे करना है, कैसे एप्लीकेशन लगानी है, और फिर कैसे उसको वापस जवाब आता है तो उसको अपन लेके कैसे आगे बढ़ना है। तो दिमाग हर एक को एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो दोनों का सहयोग चाहिएगा, सबका सहयोग। तो उसमें कोई दुश्मनी या इस तरह की चीजें नहीं मानते। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर केस। कई बार हो जाता है हर एक केस में अपने वो केस तक वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उसके बाहर उनका कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आभार। मैंने अपना नॉर्मल सा पॉइंट मेरी बात का बोल रहा हूं, तो सिद्धांत जी क्या कह रहे हैं फिर? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, और अगले कार्यक्रम में अपन हो जाता है, आपस में अपन काम करने वाले ही है सब। कुछ हमारे बीच में रेडमी करके एक हमारे बीच में माननीय महिला पार्टिसिपेंट्स मैडम जी भी हैं, तो कुछ अपने शब्द रखना चाहती हैं, बड़ी समय से जुड़ी हुई हैं और सिर्फ वो सुन रही हैं, और हमें खुशी होगी कि वो भी कुछ अपनी बात रखें जी। और हमें खुशी है कि कम से कम 1-2 महिला पार्टिसिपेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि हम अब यही जो जन जागरण की जो बात हो रही है, इसी बात पे ही आ जाता है कि भाई हम हर तरह के लोगों को इसमें शामिल करें, लेकिन अब नहीं शामिल हो पा रहे हैं, तो शायद आप उनको आगे बुला करके लाएं हमारे बीच में। आप हैं कुछ यदि आप कहना चाहती हैं? बहन अपना आप अनम्यूट करें, अगर हम आपको सुनना चाहते हैं। आप हमारे साथ, हम देख रहे हैं बहुत समय और लगातार सुन रहे हैं बड़ी गंभीरता के साथ हमारी बातों को। जी। तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अगर अपने परिचय को बताना ना भी चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका क्या अनुभव है उसका आप नीचे में आपका होगा, उसको अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। मैडम आप तक आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट कीजिए मैडम। आप ही को बोल रहे हैं मैम, आप ही को बोल रहे हैं आप प्लीज।
यस सर, नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। आप लोगों का बात जी प्रणाम। सुन के हमको बहुत अच्छा लगा और हम बहुत कुछ सीखे। जिस तरह का बात आप लोग बता रहे थे, शायद इस तरह का बात कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कहाँ से बहन? मैं झारखंड से हूँ, पलामू। मेरा नाम हुआ डॉक्टर बिंदा कुमारी। इससे पहले भी मैंने पहले जुड़े थे मैडम। जी, आप क्या कर रहे हैं? एक दिन आप जुड़ी थी और आपने वो मैडम का एक कहना था कि ये कोविड के कारण जो मानसिक तनाव आ रहा है लोगों पर, उस पर मुझे याद है पिछली बार आपने बात कही थी। और उसके लिए बल्कि हमने कहा था कि कोई विशेषज्ञ जैसे डॉक्टरों को भी अपन रखेंगे जो अपनी कुछ इसके विषय में बात रखेंगे। हमारे बीच में धीरेन्द्र मिश्रा सर हैं, पर वो क्या किया जा सकता नहीं है पाए हैं। मैडम आप ही बताएं। मैं उनको बुलाऊंगा। और वही तो सर हमने क्वेश्चन किया था, यही मेरा क्वेश्चन था कि अभी जिस तरह का इसके बहन एक ही बस बात है हमारे पास कि जैसे और बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आ जाता है, तो ये समय है। अब वो भी समय बदल जाएगा, जो अभी है हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। हमको विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर और ईश्वर के ऊपर। हम विश्वास बनाए रखेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, कोई भी चीज खत्म हो जाए, विश्वास रहेगा जब तक ये दुनिया चलती रहेगी। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमें खुद को व्यस्त रखना है। कुछ न कुछ जो हमारा जो पसंदीदा फील्ड हो, जो हमें पसंद हो, उस फील्ड में हमें व्यस्त रहना है, कुछ न कुछ नया करना है। आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, विश्वास का मीन्स एक पॉजिटिव थॉट से है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने लोगों के ऊपर भरोसा रखते हैं, आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो आप पॉजिटिव थॉट के साथ है। आपको किसी चीज में व्यस्तता जबरदस्ती तो लगाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा सोचिए, हर चीज में बुराई सोचने की जरूरत नहीं। आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको अपने ऊपर गुड वो आएगा, फीलिंग आएगी, इतनी बढ़िया फीलिंग आएगी कि आपने कुछ अच्छा किया। जब अच्छा किया फीलिंग आएगी तो ऐसा लगेगा कि ईश्वर जितना समय भी हमको इस धरती पर रखे, हम अच्छा करते रहे। और जिस दिन बुलाएगा भी तो उसको हमारी जरूरत होगी तो ही बुलाएगा। जिस दिन ये सोचना चालू कर देंगे तो सब कुछ अच्छा चलते रहेगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। देवेंद्र जी सही बात फरमा रहे हैं, और अपन इससे जुड़े हुए हैं तो मन अपना प्रफुल्लित रहता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। सब लोगों से कहाँ कौन बैठा है और क्या वार्तालाप हो रही है, क्या नई चीजें डेवलप हो रही है, तो अपना आप ध्यान चेंज होता है। और ऐसे लोग को जोड़ो आप जो ज्यादा है टेंशन में, तो इसको नई चीजें सीखने को मिलेगी। राइट टू इंफॉर्मेशन कैसे लगती है, क्या नई चीजें होती है देश में, और देश में कौन कैसे क्या कर रहा है। तो ये अपने को एक बहुत बड़ा ज्ञान का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ज्ञान सभी लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान सभी के पास भरा हुआ है। धीमे धीमे अपन यहाँ से सीखते हैं और नई चीजें। तो इसके लिए आप भी पॉजिटिव, और भी कोई लोगों को जोड़े पॉजिटिव, तो और इससे बढ़ेगा। शिवानंद जी ने इस तरह से मेहनत करके इतने लोगों को जोड़ा है, तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा ही है और लोगों को अच्छा इंटरेस्ट लगता है, तभी जुड़े हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी। बोलो मैडम। हाँ सर, मैं बोलना चाह रही हूँ कि जो सर मेहनत कर रहे हैं उनको आज ये लग रहा होगा, अंदर से महसूस हो रहा होगा, बहुत गर्व फील कर रहे होंगे कि इतने सारे लोग जुड़ गए हैं आज के डेट में। पहले बहुत कम लोग थे सर, आरटीआई के नाम से कोई उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता था, लेकिन बट आज के डेट में देखिए धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि सबकी रुचि बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं थोड़ी सी ये भी थी कि चूंकि मेरा ट्रेनिंग भी हुआ था यहाँ, मैंने किया था, तो कुछ दिनों का मेरा ट्रेनिंग था, तो मुझे अच्छा लगा कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर के जीवन में कुछ ना कुछ होते रहता है, तो उससे भी हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे को जानने का, पहचानने का और समझने का कोशिश भी करते हैं। और बहुत कुछ ऐसा भी होता है, बहुत लोग इससे बाहर भी निकालते हैं। समस्या वो बहुत लोगों के साथ है जिसको हर कोई उजागर नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उजागर भी करते हैं। तो वो सब सर बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, इसीलिए मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। मुझे अच्छा लगता है जुड़े रहना। धन्यवाद। शिवानंद जी।
अब कार्यक्रम का अपन आज समापन। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और अगले संडे को, हाँ बिल्कुल, अगले संडे को अपन फिर किसी नए टॉपिक के साथ आते हैं। और सभी साथियों से बस यही अनुरोध है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा, जैसे अवेयरनेस की बात है तो इसको ज्यादा से ज्यादा फेसबुक में और तमाम यूट्यूब में रहता है तो इसको शेयर करें तो लोगों के पास तक बातें पहुंचेंगी। ये भी एक जो आपने कहा कि मार्केटिंग का या दूसरे तौर पे एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है। और फिलहाल तो भी हमें इन्हीं तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा। और फिर जब व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाए, कोरोना वगैरह का ये सिस्टम थोड़ा सा खत्म हो जाए, तो फिर इसके बाद हम लोग जाते भी रहते हैं जहाँ जितनी हमारी पहुंच है, जहाँ तक जा सकते हैं, तो लोगों के बीच में जाकर के भी अवेयरनेस फैलाते रहते हैं। आप लोग भी फैलाइए जगह जगह पर, और अपनी छोटी मोटी बड़ी स्तर की जैसी भी है आप अपनी सक्सेस स्टोरी को आप जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। अगले संडे को पुनः